ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से। आपको बड़ी खबर बता दें, जहां छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है और साय सरकार की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 88 IAS के तबादले हुए हैं। इसके अलावा एक IPS का भी ट्रांसफर हुआ है। रायपुर समेत 19 जिलों में नए कलेक्टर गौरव सिंह को अब रायपुर का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं ऋचा प्रकाश चौधरी होंगी दुर्ग की नई कलेक्टर। कई विभागों के सचिव भी बदले गए हैं। ACS सुब्रत साहू को धार्मिक न्याय और धर्मस्व का प्रभार दिया गया है। ACS मनोज कुमार पिंगुआ को गृह और जेल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। इसके बाद प्रमुख सचिव निहारिका बारीक को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वहीं कमलप्रीत सिंह लोक निर्माण विभाग के सचिव बनाए गए हैं। सिद्धार्थ कोमल परदेसी को सचिव स्कूल शिक्षा विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं प्रसन्ना R को सचिव उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी और अंबलगन P को सचिव संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये जारी किए हैं आदेश। तो आपको बता दें कि कल छत्तीसगढ़ में देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है और यहां पर कई नाम बदले गए हैं। कई कलेक्टरों के तबादले हुए हैं। 88 IAS के तबादले यहां पर किए गए हैं। वहीं एक IPS का भी ट्रांसफर हुआ है। गौरव सिंह अब रायपुर के नए कलेक्टर होंगे। तो रायपुर के कलेक्टर की बात करें तो गौरव सिंह को अब कलेक्टर बनाया गया। वहीं ऋचा प्रकाश चौधरी दुर्ग से कलेक्टर होंगे। कई विभागों के सचिव भी बदले गए हैं। ACS सुब्रत साहू को धार्मिक न्याय और ACS मनोज कुमार पिंगुआ को गृह और जेल का प्रभार सौंपा गया है। प्रमुख सचिव को भी यहां पर जिम्मेदारी बदली गई है। तो रायपुर में कल देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी से कह सकते हैं साय सरकार की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। तो ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है और क्या कुछ कारण है ये इस प्रशासनिक सर्जरी का? देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई। जब भी कोई नई सरकार आती तो इस तरह की सर्जरी प्रत्याशित होती। इसी क्रम में सर्जरी की गई, लेकिन पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए, उनके प्रभार बदले गए। इसमें कई जो प्रमुख विभाग है उनके सचिव तो प्रभावित हुए ही हैं। कई जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। कई प्रमुख जो सचिव है उनके प्रभार बदल दिए गए हैं। अगर इन सचिवों के आदेश को देखा जाए तो इसमें रायपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बालोद समेत कई जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए। गौरव कुमार सिंह को रायपुर का नया कलेक्टर बनाया गया। ऋचा प्रकाश चौधरी दुर्ग के नए कलेक्टर के पद पर पदस्थ किए गए। ACS सुब्रत साहू को धार्मिक न्यास और धर्मस्व का प्रभार दिया गया। तो कई जो बड़े जो सीनियर IAS अधिकारी उनके भी प्रभार बदले गए। साथ ही साथ कई जिलों के कलेक्टर और कमिश्नर भी बदले गए। रायपुर नगर निगम के भी कमिश्नर बदले गए। तो कई जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके विभागों में तबादले किए गए हैं। जी गौरव, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि 88 IAS के तबादले हुए हैं, कारण क्या कुछ है कि एक साथ इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई? निश्चित रूप से जब सरकार बदलती है, कोई नई सरकार बनती है तो प्रशासनिक सर्जरी की जाती है। अपने मन मुताबिक जो अफसर होते हैं, चुनिंदा अफसर, उनको नए विभाग दिए जाते हैं, उनको नई जिम्मेदारी आवंटित की जाती है। तो इसी क्रम में कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय की जो सरकार है उसने नए सिरे से जमावट करने की प्रशासनिक स्तर पर कोशिश की है। प्रशासनिक सर्जरी की ताकि कामकाज बेहतर ढंग से संचालित हो सके। जिस मोदी की गारंटी को लेकर ये सरकार चल रही है उसे पूरा किया जा सके और राज्य सरकार का जो रोड मैप है उसके क्रियान्वयन में सहजता हो, उसे बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। इस दृष्टि से कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट की दृष्टि से ये जो तबादले हैं वो किए गए। लेकिन ये जरूर दिलचस्प है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अफसरों के तबादले किए गए हैं। जी, तो पहली बार इतनी बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बताते हैं कि 88 IAS के तबादले हुए हैं। वहीं गौरव सिंह अब रायपुर के कलेक्टर होंगे। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विस्तारित कैबिनेट की पहली बैठक मंत्रालय के महानदी भवन में हुई है। नए साल की इस पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कौन कौन से फैसले हुए हैं वो देखिए इस रिपोर्ट में।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की तीसरी बैठक में सरकार ने सीजीपीएससी परीक्षा की जांच का फैसला लिया है। बीजेपी सरकार ने मोदी गारंटी के वादे के अनुरूप सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा में हुई अनियमितता की सीबीआई जांच कराने का फैसला किया है। इस निर्णय से कांग्रेस सरकार में बैन की गई सीबीआई की अब छत्तीसगढ़ में फिर से एंट्री होगी। भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ये मामला हाई कोर्ट में भी गया था। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की है। अब सीबीआई पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच करेगी। तो आज हमारी सरकार ने 2021 की पीएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। इस परीक्षा में 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। इसके अलावा कैबिनेट में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी लिंकिंग सहित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के इस निर्णय से राज्य शासन के द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा पूरा हो गया है। धान खरीदी का ये वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय और प्राथमिकताधारी राशन कार्ड धारकों को 5 साल का मुफ्त राशन देने का फैसला किया। इस निर्णय से प्रदेश के 67 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित होंगे। कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे लिंकिंग सहित। तो ये निर्णय भी आज हमारी मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया कि हम अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवारों को, जिनकी संख्या 67,92,153 और उन्हें आगामी 5 सालों तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मोदी गारंटी के वादे के अनुरूप भाजपा ने अब तक 3 वादों को पूरा किया है। इसके पहले कैबिनेट में 18 लाख पीएम आवास देने के वादे को भाजपा सरकार पूरा कर चुकी है। वहीं आज तीसरी कैबिनेट में सीजीपीएससी भर्ती की जांच और 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा पूरा किया गया है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में महतारी बंधन योजना को मंजूरी दिए जाने की चर्चाएं तेज थी, मगर इसे फिलहाल टाल दिया गया है। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। इधर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है और बैठक में छत्तीसगढ़ के सभी दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। लेकिन बैठक से पहले ही इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। आखिर क्यों राहुल की यात्रा को लेकर हो रही है राजनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने जा रही है। मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी 6200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। बस और पैदल होने वाली इस यात्रा का पड़ाव छत्तीसगढ़ में भी होगा। यात्रा रायगढ़ से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी और जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा होते हुए सरगुजा से वाराणसी की ओर बढ़ जाएगी। इस यात्रा की तैयारियों के लिए दिल्ली में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ मंत्रणा करने जा रहे हैं। 4 जनवरी को होने वाली इस बैठक के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मंत्री शिव डहरिया समेत कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को छत्तीसगढ़ में कुछ और विस्तारित करने की कार्य योजना पर बात हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि भले विधानसभा चुनाव में उसे पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल की यात्रा के दम पर वो छत्तीसगढ़ में अपनी सीटें जरूर बढ़ा सकती है। यही वजह है कि दिल्ली की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इसलिए बैठक से पहले राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई। भाजपा जहां इस यात्रा से कोई लाभ नहीं होने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि लोकसभा में राहुल की यात्रा का लाभ कांग्रेस को जरूर होगा।
कि राहुल जी अब कोई भी यात्रा लेकर आएंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता, महतारी जिनके साथ अन्याय हुआ, बलात्कार हुआ, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, चाकूपुर बन गया और छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया, ऐसे समय अगर फिर से वो यात्रा लेके आते हैं तो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता उन्हें स्वीकार करने वाली नहीं है। पार्टी की रणनीतियां रहती है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का पद यात्रा का कार्यक्रम फिर प्रारंभ हो रहा है 14 जनवरी से, तो उसके संबंध में और पार्टी के संगठन के संबंध में बैठकें होगी और उसमें जो भी निर्देश मिलेगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे सारे नेतागण उनका पालन करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे पिछले चुनाव से ज़्यादा बेहतर रहेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरी थी, लेकिन अब न्याय यात्रा का हिस्सा छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है, जो कि यात्रा के कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस को इससे लाभ की उम्मीद है। कांग्रेस की उम्मीद कितनी पूरी होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राहुल की यात्रा के माध्यम से हताश कांग्रेसियों को रिचार्ज करने की कोशिश जरूर हो रही है। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद नए सिरे से बंगलों का आवंटन भी कर दिया गया है। सभी मंत्रियों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को भी बंगले आवंटित कर दिए गए हैं, लेकिन इसी के साथ बंगलों के आवंटन को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। क्यों हो रही है बंगलों के आवंटन को लेकर सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। सत्ता की हनक और सरकारी बंगलों की चाह किसे नहीं होती, लेकिन कई बार चाह अधूरी रह जाती है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद नए सिरे से बंगलों का आवंटन तो कर दिया गया, लेकिन कई दिग्गजों की चाह अधूरी रह गई। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री के नवा रायपुर शिफ्ट होने की स्थिति में मुख्यमंत्री निवास में रहने की इच्छा जताई थी। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शंकर नगर का वो बंगला चाहा था जिसमें पिछली सरकार के मंत्री जयसिंह अग्रवाल रहा करते थे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी अपने लिए स्पीकर हाउस को ही आवंटित करने का आग्रह किया था, लेकिन दिग्गजों की इच्छाएं अधूरी रह गईं। उप मुख्यमंत्री द्वारा अरुण साव और विजय शर्मा को जहां टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू के बंगले आवंटित हो गए, तो वहीं जयसिंह अग्रवाल वाला बंगला ओपी चौधरी को मिला है, जबकि शिव डहरिया वाला बंगला श्याम बिहारी जायसवाल को आवंटित कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री निवास के सामने का बंगला आवंटित किया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत उनके पड़ोसी होंगे, उन्हें भी सिविल लाइन में बंगला आवंटित कर दिया गया है। दरअसल बंगलों को लेकर हर किसी की दिलचस्पी इसलिए भी होती है क्योंकि कई बंगलों के साथ शुभ अशुभ का मिथक भी जुड़ा है। ये माना जाता रहा है कि कुछ बंगलों में रहने वाले नेता फिर कभी जीत ही नहीं पाए, जबकि बृजमोहन अग्रवाल का बंगला काफी शुभ माना जाता है क्योंकि यहाँ रहते हुए बृजमोहन को कभी हार का सामना करना नहीं पड़ा। बंगलों के आवंटन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिव डहरिया जहां बंगलों के आवंटन में सरकार को विपक्ष के नेताओं की पसंद को ध्यान में रखने की बात कहते हैं, तो वहीं भाजपा प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेसियों को अब बंगले का मुंह छोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को बधाई कि उनको नए बंगले आवंटित हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमारे जैसे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय महंत जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, उन लोगों ने जिन बंगलों की मांग की थी निश्चित रूप से उनको दे देना चाहिए था, उसमें कोई ज़्यादा राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सरकार की इच्छा है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको कहाँ बंगला आवंटित करते हैं। कांग्रेसी अपनी सुख सुविधा के लिए राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, तो विपक्ष में रहने के बाद भी वो अपनी सुख सुविधा तलाशते हैं। मतलब समझ लीजिए जब सत्ता में रहे होंगे तो कितना भोग विलास का मन रहा होगा। ये जनता की सेवा का भाव इनमें नहीं होता। अरे वो ढूंढ रहे कि जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। बंगला ढूंढने में क्या मिलेगा, वो तो आराम करें, घर में रहें और पूरा सुख का उपयोग करें। अगर सार्वजनिक क्षेत्र में राजनीति में आए हैं तो बंगला नहीं ढूंढना चाहिए। ये विलासिता के कारण ही तो धक्का दिया है जनता ने। सरकारी बंगलों के साथ रसूख तो जुड़ा है, साथ ही कई मिथक भी जुड़े हैं और यही वजह है कि समय समय पर इसे लेकर सियासी वार पलटवार होते रहते हैं।
ऐसे में भले बंगलों के आवंटन को लेकर सियासी चर्चाएं होती रही हों, जिम्मेदार के नए पते में शिफ्ट होने के बाद कामकाज में जरूर तेजी आएगी। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर रायपुर में बुधवार को नगर निगम महापौर एजाज ढेबर और नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे सहित पार्षदों ने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से मुलाकात की। दोनों ही दलों के पार्षदों ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया है और मुलाकात के बाद महापौर ढेबर ने राजधानी के सभी वार्डों में हुई तोड़फोड़ को लेकर अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से आज रायपुर नगर निगम के महापौर और विपक्ष के पार्षदों ने मुलाकात की। अभी हमारे साथ मेयर एजाज ढेबर है, सीधा उनसे ही बात करते हैं। क्या मुद्दे लेकर आए थे, क्या सब्जेक्ट थे? देखिए, पहली बैठक में, पहले मुलाकात में कोई मुद्दे नहीं होते हैं। ये सौजन्य मुलाकात थी क्योंकि ये हमारे मंत्री बने हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते, शहर के प्रथम व्यक्ति होने के नाते, महापौर होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम उनका एक अभिनंदन के माध्यम से, उनके स्वागत के माध्यम से, हम सभी 70 के 70 पार्षद आज यहाँ पर माननीय मंत्री जी का हम स्वागत करने आए थे और हमने वहाँ के लिए भी निमंत्रण इनको दिया है, रायपुर नगर निगम के लिए भी। काफी आप नाराज नजर भी आ रहे थे, क्या कारण है? देखिए, नाराज स्वाभाविक है। आप ऐसे लोगों को हटा दिया गया, ऐसे लोगों को उजाड़ दिया गया जिनके पास पक्के पट्टे होते थे, जिनके पास स्थायी पट्टे, उनको उखाड़ दिया गया, तो उसको लेकर मेरी नाराजगी थी। दूसरी चीज ये कि वो हम वेंडिंग जोन बनाए, 5000 वेंडिंग जोन सिर्फ कागजों में है, तो कागजों में क्यों, उसको अभी तक ने आप जमीन धरातल पे क्यों नहीं लाए? ऐसी कई सारी बातें हैं। सफाई को लेकर बात हुई है, पानी को लेकर बात हुई है, बहुत सारी चर्चा, आज टैक्स को लेकर चर्चा हुई है, तो बहुत सारी आज चर्चा आज हुई है जिसको लेकर मैंने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं और कल 12 बजे मेयर इन काउंसिल की भी बैठक है। आपको यदि जवाब नहीं मिला है, निगम के अधिकारियों ने मनमर्जी किया, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, कार्रवाई तो अब करना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई तो हम करने इधर ही भेजेंगे, तो जो काम करेगा वो रहेगा। और एक बात आपको बता दूं, जो निगम होता है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होता है। इसमें सिर्फ एक काम होता है कि रायपुर का विकास कैसा हो। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं होता। इसमें हमारा मकसद ये होता है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के रायपुर शहर का विकास कैसा हो, ये सोचना चाहिए। रायपुर नगर निगम के महापौर, उन्होंने आज जो है नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से मुलाकात करी है और रायपुर के विकास को लेकर उन्होंने उनसे सार्थक चर्चा भी की है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से आज रायपुर नगर निगम के महापौर नेता प्रतिपक्ष ने मुलाकात की है। अभी हमारे साथ अरुण साव है, सीधे हम उनसे ही बात कर लेते हैं। रायपुर नगर निगम के महापौर और नेता प्रतिपक्ष ने मुलाकात की है, क्या मांगे रखी? सौजन्य भेंट करने आए थे। नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री होने के नाते नगर निगम, रायपुर के महापौर, नेता प्रतिपक्ष और पूरी पार्षदों की टीम आज सौजन्य भेंट करने आए थे, बधाई देने आए थे। सत्ता में आने के बाद, भाजपा के सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि जो निगम के अधिकारी एक्शन मोड में है, वही नाराज बताए जा रहे हैं महापौर, तो क्या इसे लेकर भी कोई चर्चा हुई? बिल्कुल नहीं, आज केवल सौजन्य भेंट करने आए थे और शिष्टाचार बस विभाग के मंत्री होने के नाते मिलने आए। CGPSC घोटाले को कैबिनेट में आज रखा गया था, साथ ही साथ जो CBI जांच की सिफारिश की गई है, क्या लगता है अब असल दोषी सामने आ पाएंगे? निश्चित रूप से CBI हमारे देश की प्रतिष्ठित इन्वेस्टिगेटिंग संस्था है। CBI के इंक्वायरी होने से दूध का दूध, पानी का पानी होगा और हमारे प्रदेश के नौजवानों के साथ न्याय होगा। ऐसे क्या बिंदु रखे गए हैं, कितने बिंदु रहेंगे जो CBI को दिए जाएंगे जांच के लिए? संपूर्ण रूप से जो 2021 का PSC का परीक्षा है, जिसमें 12 विभागों के 170 प्रतियों का चयन हुआ था, उस चयन की पूरी जांच होगी और जांच करने के बाद CBI के अनुशंसा के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। तो ये थे डिप्टी CM अरुण साव, जिनका साफ कहना है कि CGPSC घोटाले की जांच होगी। साथ ही साथ जो आज नगर निगम के जो मेयर हैं, साथ ही नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी उनसे औपचारिक भेंट की है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री से सौजन्य मुलाकात किए हैं। 4 साल से हम बिना मंत्री के रहे हैं, हमारे दल के मंत्री नहीं थे।
आज हमने उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, बधाई दी, उनका स्वागत किया है। हमने नगरीय प्रशासन मंत्री बनने के बाद भले देर आए मगर दुरुस्त आए हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी के साथ में नगरीय प्रशासन मंत्री उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देने के आया था, सौजन्य भेंट किए हैं। कांग्रेस पार्षद दल बाद में आया, भाजपा पार्षद दल नेता प्रतिपक्ष के साथ आया था और सौजन्य भेंट थी भाजपा पार्षद दल की उप मुख्यमंत्री के साथ, नगरीय प्रशासन मंत्री के साथ कि हमारे विभागीय मंत्री बने हैं, हमने उनको शुभकामनाएं दी है। इधर बिलासपुर जिला पुलिस के लिए वर्ष 2023 कई मायनों में खास रहा है। निजात अभियान के दौरान आईपीएस के पंजीबद्ध अपराधों में 20% की कमी आई है। वहीं अन्य मामलों में भी इस दौरान कमी देखने को मिली है। मंगलवार को बिलासपुर जिले में अपराध को लेकर एसपी संतोष सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2023 में कुल 12,902 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें केवल 931 अपराध लंबित है। इसी तरह से कुल 37 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं और जिसके लिए 34 निराकृत, वहीं प्रकरण 3 लंबित है। एसपी सिंह ने बताया है कि जिले में 2023 में मारपीट के 10%, चाकूबाजी के 57%, आर्म एक्ट के और 8% हत्या के प्रकरण में 47% हत्या के प्रयास के और 64% चोरी और 23% बलात्कार में 35% छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न में 41% की कमी दर्ज की गई है। लगभग अपराधों में हम लोगों ने 20% की कमी नोट किया है, विशेषकर आईपीसी अपराधों में। लेकिन ओवरऑल अपराधों की संख्या जो है वो कार्रवाइयों की वजह से बढ़ी है और विशेषकर आबकारी एनडीपीएस की कार्रवाइयाँ निजात अभियान के दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में की गई थी। जो सबसे अच्छी चीज़ है कि अपराधों का जो निकाल है काफ़ी तेज़ी से हुआ है और जिले में 31 दिसंबर। अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां कलेक्टर के आदेश के बाद व्यवस्था लागू की गई है और रात 11 बजे के बाद बंद हुई है पुराने भोपाल की दुकानें। देर रात तक दुकान खोली तो होगा एक्शन। तो कलेक्टर का आदेश है, देर रात तक अब भोपाल में दुकानें नहीं खोली जाएंगी। 11 बजे से पहले ही आपको दुकानें बंद करना होगा। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है, उसके बाद लागू भी हो गया है। रात 11 बजे बंद हुई पुराने भोपाल की सभी दुकानें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे NS 24/7। नमस्कार।